साथियों नमस्कार, जय हिंद। सीजीपीएससी प्री 2023 की तैयारी आप हमारे साथ कर रहे हैं। मेरा नाम है युगल किशोर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर। इस यूट्यूब सीरीज़ के माध्यम से आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक्स में से आज एक टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का पॉवर्टी, या फिर आप इसे बोलते हैं क्या, गरीबी। गरीबी का एक टॉपिक है जिससे आप लोगों को प्रश्न आया है ना, कई बार। तो आज हम गरीबी के इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। इस गरीबी के टॉपिक में सबसे पहले तो किस किस चीज़ को हम देखेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो आप लोगों को थोड़ा सा गरीबी के बारे में बताया जाएगा, फिर हम गरीबी के प्रकार देख लेंगे भाई, प्रकार देख लेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि इसको जो निर्धारण करने का तरीका क्या है, मतलब मापन का तरीका, गरीबी को वो करते मापते कैसे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या समितियां गठित हुई हैं, ये चीज़ ठीक। और इसके बाद लेटेस्ट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है गरीबी के ऊपर, उस रिपोर्ट को देखेंगे। तो ये रिपोर्ट से जो क्वेश्चन बनना आवश्यक हो जाता है। रिपोर्ट्स आप लोग अलग से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को मैं यहाँ पर, चूँकि ये इस टॉपिक का पार्ट है, तो मैं आपको रिपोर्ट सहित इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो गरीबी ही देख लो। गरीबी क्या होता है भाई? गरीबी की परिभाषा अपन क्या जानते हैं? जो इंसान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहला रहा है? गरीब, है ना। मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो वो क्या होगा जी? गरीब होगा। अब मूलभूत आवश्यकता मतलब क्या होता है सर? मूलभूत आवश्यकता मतलब पहले होता था रोटी, कपड़ा और मकान। ये पहले की परिभाषा में था। धीरे धीरे चीज़ें अपडेट हुई हैं, लोगों ने और इसमें रिसर्च किया है, तो इसमें आजकल शिक्षा और स्वास्थ्य को भी इंक्लूड कर लिया जाता है ना। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहा है, इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इनको प्राप्त करने में असमर्थ है, उसे हम वंचित वर्ग या फिर गरीब कहते हैं। ठीक है ना, वंचित वर्ग या फिर गरीब कहते हैं। ये गरीबी एक स्थिति है जो अनावश्यक जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं उनको दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया गरीबी। अब हम देखते हैं गरीबी के प्रकार के बारे में। गरीबी के प्रकार की यदि आप चर्चा करें तो गरीबी के दो प्रकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कैसा, कौन कौन सा दो प्रकार बोल रहे हैं सर आप? एक होता है निरपेक्ष गरीबी, है ना, और एक होता है सापेक्ष गरीबी। इंग्लिश में बोलते हैं निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, और सापेक्ष मतलब रिलेटिव। रिलेटिव गरीबी, रिलेटिव गरीबी पहले पहले समझ लो। रिलेटिव मतलब क्या कि अंबानी के पास इतना पैसा है और मेरे पास कुछ नहीं है ना। कंपेयर करना तो अच्छे इंसान से करो ना भाई। अंबानी के पास इतना पैसा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? अंबानी से कर रहे हैं, और फिर हम दुखी हो जा रहे हैं, अरे यार मैं तो अंबानी इतना रईस इंसान नहीं हूँ। ठीक है ना, तो अपन अंबानी के रिस्पेक्ट में क्या हो गए? गरीब हो गए। तो ये क्या हो गया? रिस्पेक्टिव, रिलेटिव गरीबी जो हो गया, है ना। तो ये हो गया अपना क्या? सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी मतलब क्या कि आप एक्चुअल में गरीब हो, आपको एक्चुअल में जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान है, वो भी आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वो क्या हो गया भाई? एक्चुअल में निरपेक्ष गरीबी या फिर ओरिजिनल गरीबी। तो एक्चुअल गरीबी को ही अपन ओरिजिनल बोलेंगे या फिर वास्तविक बोलेंगे, है ना। तो हमारे यहाँ जो गरीबी है, इस चीज़ को देखता कौन है भाई? गरीबी हम कैसे टाइप की गरीबी नापते हैं? हमारे यहाँ गरीबी को निर्धारण करने का कार्य कौन करता है भैया? गरीबी निर्धारण कौन करता है? 2014 के पहले आपको करता था कौन? योजना आयोग, है ना, योजना आयोग। और अब कौन करता है सर? तो अब करता है भाई नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने नीति आयोग और आर्थिक नियोजन से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे आप लोगों को, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ है, तब से ये गरीबी रेखा के निर्धारण का कार्य कर रहा है।
समझ आया क्या? चलिए, भारत में जो निर्धनता का अनुमान है, भारत में निर्धनता का अनुमान एक तो कौन कर रही है? योजना आयोग कर रही है, मतलब अब नीति आयोग कर रही है ना। भारत में निर्धनता का अनुपात एक और संस्था जो की है उसका नाम है क्या? NSSO, निर्धनता का अनुमान। NSSO को मैंने पिछले वाले अपने वीडियो सीरीज़ में बताया था कि किस नाम से जानते हैं भैया? NSO, राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। तो NSO ने एक तरीका तैयार किया जिसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो, हिंदी में बोल लो भाई शीर्ष गणना अनुपात। क्या बोलेंगे भाई? शीर्ष गणना अनुपात। शीर्ष गणना अनुपात के माध्यम से इस चीज़ को बताया कि आप भैया सबके शीर्ष की गणना कर लो और इस विधि में जो न्यूनतम जो खर्चा है ना, उस चीज़ को आप निकाल लो। तो हेड काउंट रेशियो कैसे निकालते हैं? हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला होता है क्या? निर्धनों की संख्या, है ना, निर्धनों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। निर्धनों की जनसंख्या में क्या निर्धन कौन है कैसे पता चला है? जो अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहा है, गुणित 100। ये हो गया HCR का फॉर्मूला। तो इस माध्यम से एक उसने बोला कि आप ऐसे क्या बोलते हैं, गरीबी का आकलन करो, है ना। एक तरीका है जो होता है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं रिसाव का सिद्धांत। रिसाव का सिद्धांत, रिसाव का सिद्धांत क्या कहता है कि आप GDP को बढ़ा दो, उससे गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, है ना। रिसाव का सिद्धांत इस चीज़ को बोलता है। रिसाव का सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये कहता है कि आप GDP इंक्रीज करो, पॉवर्टी खुद ब खुद नीचे चली जाएगी, ये बोलता है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ काम नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो रिसाव का सिद्धांत पूरे विश्व में जो चलता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ठीक है, हमारे इंडिया के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो अब इंडिया की बात करते हैं भाई, हम तो इंडिया में हैं और पेपर तो इंडिया में CGPSC लेने वाला है। तो CGPSC क्या पूछता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं। CGPSC पूछता है कि भारत में जो गरीबी बनाई आपने, उस गरीबी के लिए आपने कौन सी संस्था को ऐसा गठन किया, किसको बोल रहे हो कि आप कैसे बोलते हैं कि ये गरीब है ना। तो हमने भारत में अलग अलग समितियों का निर्माण किया, ठीक है ना। अलग अलग समितियों का निर्माण किया और उसके माध्यम से इस चीज़ को पूछा कि कैसे कोई चीज़, कैसे कोई संस्था, कैसे कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है, ठीक है क्या। तो 4 समिति हमने गठित की, तो इन चारों समितियों को हम देखते हैं। गरीबी निर्धारण हेतु बनी समितियाँ, गरीबी निर्धारण हेतु बनी समितियाँ। कौन कौन सी समिति है भाई? सबसे पहले आप लोग एक समिति का नाम सुनेंगे, YK अलग, YK अलग समिति। YK अलग समिति बनी। इसके बाद एक समिति बनी लकड़ा वाला समिति। कौन सी समिति है भाई? लकड़ा वाला समिति है। इसके बाद एक समिति बनी जिसे सबसे सिग्निफिकेंट समिति के रूप में देखा गया, सुरेश तेंदुलकर समिति। और इसके बाद फिर एक समिति बनी C रंगराजन समिति, ठीक है ना, C रंगराजन समिति। इनका गठन वर्ष कब कब था ये देख लेते हैं। इनका गठन वर्ष अगर आप देखेंगे तो YK अलग जी का जो समिति है ये इनकी अध्यक्षता में बना 1978 में बना। लकड़ा वाला समिति का निर्माण कब हुआ? 1989 में हुआ। सुरेश तेंदुलकर समिति का निर्माण कब हुआ? 2009 में हुआ। और C रंगराजन समिति का निर्माण कब हुआ? 2012 में हुआ, ठीक है। अब हम इसके, ये निर्माण तो हो गया, अब हम इसके आगे इन्होंने रिपोर्ट कब पब्लिश की? तो YK अलग समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट जारी की। 1989 में गठित हुई लकड़ा वाला समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट जारी की। 2009 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2011 में अपनी रिपोर्ट जारी की
और 2012 वाली जो रंगराजन समिति है उसने 2012 में ही अपनी रिपोर्ट जारी कर दी थी। इन्होंने रिपोर्ट जारी करने का इनके रिपोर्ट जारी करने का जो वो है मेथड है, जो बेस लाइन रहा वो क्या रहा। देखो, जो वाई के अलग समिति है इसने बोला कि मैं कैलोरी को आधार बनाऊंगा, मतलब पर पर्सन कितना कैलोरी कंजम्पशन हो रहा है। कैलोरी मतलब ये ऊर्जा का एक मानक, ऊर्जा का एक स्रोत, ऊर्जा का एक मापक है, ठीक है ना। एक व्यक्ति दिन में कितनी कैलोरी भोजन को ग्रहण कर रहा है उससे मैं इसको मापूंगा। लकड़ा वाला भी उन्हीं के साथ वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी, इसने कोई गलत मेथड तो नहीं यूज़ किया है, मैं भी कैलोरी को ही यूज़ करूँगा। सुरेश तेंदुलकर जी के आते आते में ऐसा हो गया कि नहीं भैया, कैलोरी से नहीं, पर पर्सन डेली कंजम्पशन कितना रुपए है ना, पर कैपिटा इनकम पर डे, ये मैं इससे नापूंगा बोला। और सी रंगराजन जी ने बोला कि डेली आप एक फैमिली का निकाल लो कि फैमिली को कितना होना, तो ये आप एक फैमिली का डेली वो निकाल लो पर डे, है ना, कितना वो चीज़ कर रही है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक आधार बनाया और इस आधार के ऊपर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कि कोई व्यक्ति अगर इतना कर लिया तो वो गरीब नहीं है, और कोई व्यक्ति इतना रुपए कमा लिया दिन में तो वो गरीब नहीं है। समझ आया क्या? इसके बाद इसके आगे का देखते हैं। तो वाई के अलग जी ने तो बोला था कि भाई हम कैलोरी को आधार बनाएंगे, है ना। तो वाई के अलग जी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। उन्होंने जो बोला वो उन्होंने कर दिया कि हम कैलोरी को आधार बनाएंगे, तो उन्होंने एक बेसलाइन दे दी कि कैलोरी एक आधार होना चाहिए। इसके बाद गठित हुई समिति लकड़ावाला समिति, जो कब गठित हुई है, 1989 में गठित हुई है। लकड़ावाला समिति ने बोला कि सर कैलोरी तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ दो अलग अलग देश हैं, है ना, एक ग्रामीण भारत है और एक शहरी भारत है। तो शहरी भारत की कैलोरी कंजम्पशन अलग है और ग्रामीण भारत की कैलोरी कंजम्पशन अलग है। तो इसने बोला कि हम एक काम करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति पर डे 2400 कैलोरी ना जुटा पाए, जो इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है ना, उसके लिए जो पॉसिबल नहीं है 2400 कैलोरी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, गरीब। और वैसे ही शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी भी नहीं जुटा पा रहा है अपने डेली, उसके लिए 2100 कैलोरी का भोजन भी इनटेक नहीं कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, गरीब। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, गरीब। दोनों आ गए कहाँ, गरीब। अब ये बोले कि ठीक है, हम ये चीज़ निर्धारण तो कर लिए कि इसको अगर इतना वो होगा तो हम उसको नहीं बोलेंगे गरीब बोल के, तो लेकिन हमको ये पता कैसे चले कि ये इतना इनटेक किया है, तो हम इसके लिए डेटा कहाँ से लेकर आएंगे। तो लकड़ावाला समिति ने ग्रामीण गरीबी निर्धारण के लिए जो चीज़ का यूज़ किया वो था कृषि श्रमिक सूचकांक। और शहरी क्षेत्रों में जो इन्होंने गरीबी निर्धारण के लिए जो सूचकांक यूज़ किया वो था औद्योगिक श्रम सूचकांक या फिर औद्योगिक श्रमिक सूचकांक। इनका प्रयोग करके इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति इतना अगर कर रहा है और उसके वजूद खा पी नहीं रहा है तो उसको गरीब नहीं बोलेंगे, है ना। तो कौन कितना कमा रहा है उसको यहाँ से उन्होंने पॉइंट आउट किया और उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति जो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है दिन में, उसको हम गरीब बोलेंगे। इसके बाद अगली समिति आती है सुरेश तेंदुलकर समिति। तीसरी समिति है ये सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने इस चीज़ को अपग्रेड किया था और गरीबी को कैलोरी से हटा के इनकम में शिफ्ट किया, है ना। प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग पर व्यय राशि को इन्होंने क्या बोला, आधार बनाया। तो इन्होंने भी इस चीज़ को कंसिडर किया कि हाँ, हमारे पास दो भारत है, एक है ग्रामीण भारत और एक है शहरी भारत। तो ग्रामीण भारत के लिए इन्होंने तय किया कि जो व्यक्ति 27 रुपये मिनिमम अपने दैनिक उपभोग, दैनिक जो भोजन है उसमें खर्च नहीं कर रहा है, दैनिक उपभोग में 27 रुपये पर डे अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति क्या है, गरीब है, पुअर, है ना। वो व्यक्ति क्या है,
पुअर है। और जो व्यक्ति शहरों में रह के दिन में 33 रुपये अपने खाने में खर्च नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति क्या है भाई? पुअर है। ये उन्होंने कब बोला था भाई? 2011-12 में बोला, ठीक है ना, 2011-12 में इस चीज़ को बोला था। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सुरेश तेंदुलकर समिति के हिसाब से अपने को कितना हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र में हमको गरीबी कितना आ रहा है? सुरेश तेंदुलकर समिति के हिसाब से बताओ ना, ग्रामीण क्षेत्र में हमको गरीबी निकल के आ रही है 25.7%। ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% लोग ऐसे थे 2012 में जो 27 रुपये पर डे भी नहीं कमा पा रहे थे। और जो शहरी क्षेत्र है उसमें मात्र 13.7% लोग ऐसे थे जो अपना गरीबी का जो न्यूनतम जो आय है वो भी नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 21.9% लोग ऐसे थे जो सुरेश तेंदुलकर जो गणना विधि है उससे ये अपने जो अचीव है इंडिया में गरीबी रेखा के नीचे थे। मतलब 2012 में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये चीज़ है, ठीक है, समझ आया? इसको अगर मंथली बेसिस पे किया जाए तो 27 रुपये गुणित 30 कर दोगे तो आप लोगों को दिखे, गुणित 30-31 कर दोगे तो आपको 816 रुपीज़ पर डे आ जाएगा, सॉरी पर मंथ आ जाएगा, है ना। और वहीं अगर आप इसको गणना करने जाएं तो ये 1000 रुपये इसको लमसम में लेके चला है, 1000 रुपये पर मंथ। जो व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है वो व्यक्ति क्या है भाई? गरीब है। गांव में जो व्यक्ति 816 रुपये पर मंथ नहीं कमा पा रहा है वो क्या है? गरीब है, ठीक है। इसके बाद फिर आप लोग अगला देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है चौथा और लेटेस्ट समिति, सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति ने परिवार के दैनिक उपभोग को माना, है ना, व्यक्ति के नहीं, उन्होंने परिवार को बेस बनाया। सी रंगराजन समिति कब बनी भाई? 2012 में बनी है। और इसी के बाद आप लोग देखने को मिलते हैं क्या कि जो आप लोगों को राशन कार्ड मिलता है उस राशन कार्ड में आप लोगों को परिवार की एंट्री होती है ना। ऐसा नहीं कि उसमें आप लोग अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो संयुक्त परिवार में एक ही कार्ड में सारे जितने भाई हैं उनकी जितनी वाइफ हैं उन सब का एक बार में जिक्र हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। यदि अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं तो 4 राशन कार्ड बनेगा, वो 4 अलग अलग लोगों के नाम से। तो ये समिति ऐसी थी जिसने पहली बार परिवार, जो छोटे परिवार हैं, है ना, छोटे परिवार के उसमें इसने बेहतर काम किया। छोटे परिवार के निर्माण में इसने अपनी भूमिका अदा की, ठीक है। तो अब देखो इनके अनुसार क्या था? इनके अनुसार भी था कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत। तो ग्रामीण भारत में क्या है भाई? ग्रामीण भारत में इन्होंने बोला कि 32 रुपये प्रति सदस्य, 32 रुपये प्रति सदस्य एक परिवार पर डे, है ना, पर डे खर्चा होना चाहिए। 32 रुपये पर डे जो व्यय नहीं कर सकता वो क्या है? गरीब है। और शहर में क्या है भैया? शहर में जो व्यक्ति 47 रुपीज़ पर डे जो है उसमें अगर अपने पर फैमिली उस पर पीछे खर्चा नहीं कर पा रहा है तो प्रति सदस्य प्रतिदिन पर व्यय नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है भाई? गरीब है। तो इनके हिसाब से कुल 972 रुपये प्रति सदस्य अगर मंथली खर्चा नहीं हो रहा है ना, तो वो क्या है भाई? गरीब है ग्रामीण भारत में। और शहरी भारत में अगर एक व्यक्ति 1407 रुपये से कम अपने उसमें खर्चा कर पा रहा है तो पर डे में, तो 1407 रुपये प्रति उसमें खर्चा हो रहा है जो उसके कंजप्शन में, है ना, पर पर्सन के कंजप्शन में खर्चा हो रहा है, कम कर नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गरीब बोलेंगे। ग्रामीण भारत में इसका परसेंटेज सी रंगराजन समिति के हिसाब से ग्रामीण भारत में जो गरीबी का प्रतिशत है वो कितना है? 30.9%, ठीक है, ये डेटा याद रहना है। और शहरी भारत में कितना है भाई?
26.4%। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल कितना परसेंट हो गया पूरे भारत का, अगर हम इसके हिसाब से श्री रंगराजन समिति के हिसाब से भारत में गरीबी का स्तर कितना है भाई, 29.9%। तो कोई भी सरकार ऐसा मानेगी क्या कि भारत में इतनी गरीबी है? नहीं मानेगी। तो भारत सरकार ये मान के चलती है कि जो तेंदुलकर विधि है उससे जो आया 21%, योजना आयोग इस चीज़ को मान के चलती है कि 21.9% का जो है वही हमारा ओरिजिनल है। ये तो हम मानते ही नहीं बोल के, है ना। हालांकि इस पे ज़्यादा काम होता है, लेकिन 29.9% आपको परसेंटेज से मतलब है, मानने नहीं मानने से कोई मतलब नहीं है। अभी प्री का समय है, इसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे परिवार, यहाँ पे चूँकि इन्होंने परिवार को आधार बनाया था तो परिवार में सदस्यों की संख्या इसने मानी थी 5। ये ध्यान रख लेना, अगर भूले भटके पूछ लिया तो काम आ जाएगा। इसके बाद एक संस्था आई जो वैश्विक स्तर पर गरीबी के निर्धारण का कार्य करती है, जिसका नाम है क्या, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका नाम है ना। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक तरीका ईजाद किया जिसको बोला उसने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI इसने जारी किया। इसके लिए इसने किन चीज़ों को आधार माना? इसके लिए इसने माना टोटल 10 चीज़ों को इसने बोला कि 10 चीज़ें मिनिमम तो होनी चाहिए। वो 10 चीज़ें कौन कौन सी थी? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, और एक और चीज़ है क्या, जीवन निर्वहन, ठीक है ना। तो इनके आधार पे इसने 10 अलग अलग पॉइंट बताए। हालांकि 3 मेजर पॉइंट हैं, इन 3 मेजर पॉइंट के ही अंदर सारी चीज़ें हैं। लेकिन शिक्षा किस स्तर तक? पहला स्कूलिंग, है ना। शिक्षा में आपको क्या क्या देखना है? एक तो स्कूलिंग 5 ईयर तक, और दूसरा उसमें अटेंडेंस है कि नहीं है ना। अटेंडेंस को देखना है, अटेंडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेल्थ में क्या देखना है कि आपका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बाल मृत्यु दर जो होगा वो चीज़। और एक पोषण मतलब न्यूट्रिशन के भी अलग अलग वो हैं, टाइप है ना। तो न्यूट्रिशन। इसके बाद जीवन निर्वहन के लिए उसने बोला कि किसी इंसान के पास पेयजल की सुविधा है कि नहीं है, किसी इंसान के पास सैनिटेशन मतलब यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं है ना, इस चीज़ की बात। इसके बाद किसी इंसान के पास ईंधन की सुविधा है कि नहीं है, इस चीज़ पे बात हुई। फिर उन्होंने बोला किसी इंसान के पास इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ये चीज़। फिर उन्होंने बोला कि किसी इंसान के पास एसेट्स के नाम पे क्या चीज़ है, ये चीज़ है ना, एसेट्स को देखना। और इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि किसी इंसान के पास फ्लोर मतलब धरातल मतलब उसके पास अपना घर है कि नहीं है, ये चीज़। उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति इनमें से 1/3 को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, मतलब 10 में से अगर उसके पास 3 भी चीज़ की कमी है, 3 चीज़ की भी कमी है ना, 3 चीज़ की कमी है, अगर वो 3 ऐसी इनमें 10 चीज़ें जो वर्णित हैं, इनमें से अगर 3 को भी ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, बात हुई है 1/3 की, है ना, 1/3 को भी अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है भाई, पुअर, गरीब है ना। और इनके हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से हमारा जो रिपोर्ट है वो जनरेट हुआ है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट का रिपोर्ट है, तो ये आप लोग देख लीजिए। अभी वर्तमान में वैश्विक जो डेटा जो जारी किया है उसके हिसाब से, है ना, इसको जारी कब किया है, ये MPI 2023 का मैं आप लोगों को डेटा बता रहा हूँ। जो अद्यतन आंकड़े जो मैंने आप लोगों को उसमें थंबनेल में बोला था, तो ये डेटा भी आप लोगों के पास है। तो अगर अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो अभी 1.1 अरब लोग, है ना, 1.1 अरब लोग किस में है भाई, गरीबी के
सॉरी मतलब पुअर्टी उसमें आ रहे हैं, है ना, पुअर्टी की लाइन में आ रहे हैं 1.1 अरब लोग। ठीक है। अगर हम इसमें इंडिया की बात करें, भारतीय अगर उसकी परिदृश्य की बात की जाए, तो भारतीय परिदृश्य क्या है? भारतीय परिदृश्य कहता है कि गरीबी का स्तर 2005-06 में कितना था? 55.1%। और 2019-20 में ये गिर के कितना हो गया भाई? 2019 से 21 के अवधि में ये कितना हो गया? 16.4% ये बोल रहा है। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अभी भी 230 मिलियन लोग गरीब हैं। कितने लोग? 230 मिलियन लोग गरीब हैं। और जो 18% 7% ये लोग मिलियन लोग गरीब हैं। यहाँ पे पहले तो इसको कंप्लीट किया जाए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, है ना। और चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि अभी भी 18.7% 18.7% आबादी संवेदनशील है। संवेदनशील कहने का मतलब कि एक बार कोई व्यक्ति इनके घर में एडमिट हो जाए या फिर 6 महीने के लिए किसी के घर की जॉब चली जाए तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा में चला जाएगा। संवेदनशील लोग गरीब नहीं है, लेकिन वो ऐसे स्थिति में है कि वहाँ से अगर वो इस क्रिटिकल पोजीशन में खड़े हैं कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी छोटा सा भी एक चेंज होता है तो वो पूरी गरीबी की खाई में चले जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने बोला। ठीक है ना। तो इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से हमारे देश ने भी नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाली है। अब इसको जारी कौन करता है? राष्ट्रीय जो हमारा बहुआयामी सूचकांक है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये हमारे पास 2023 की रिपोर्ट इसमें आई है। इसको जारी कौन करता है भाई? जारी करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? जारी करता कौन है? बट ऑब्वियस कौन करेगा? नीति आयोग। शुरू में ही बताया, हमारे यहाँ गरीबी का पूरा काम कौन देख रहा है? नीति आयोग देख रहा है। तो नीति आयोग हमारे यहाँ जारी करता है। ये इसका दूसरा संस्करण है। संस्करण नंबर क्या है भैया? दूसरा है। तो सर पहला कब था? पहला इसका था 2021 में। 2021 में इसने पहली बार रिपोर्ट जारी की थी और 2023 में इसने दूसरी बार रिपोर्ट जारी की है। तीन क्या क्या चीज़ इसने डायमेंशन क्या क्या माना है? डायमेंशन क्या क्या है? तीन ही है। पहला क्या है? शिक्षा, दूसरा क्या है? स्वास्थ्य, और तीसरा क्या है भैया? जीवन स्तर, जो आप लोगों को देखने को मिला अभी ऊपर जो था उसी को हमने कॉपी कर दिया है। ठीक है ना। अब इन तीनों को अलग अलग सेग्रीगेट किया, जो ऊपर में वही है। अब इसके आधार पे को टोटल हमने संकेतकों की स्थिति भारत के हिसाब से हमने 12 बना के रखी है। ठीक है। 12 संकेतक, 12 इंडेक्स ऐसे हैं जिसके आधार पे हम ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। ये नीति आयोग की लेटेस्ट तरीका है। इसने नीति आयोग ने जो ईजाद किया हुआ है, जो अपनाया हुआ है। ठीक है ना। वैश्विक स्तर पे हम 10 ऐसे इंडेक्स को मानते हैं। 10 इंडेक्स हैं जो हमको ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है कि नहीं है। भारत में वो चीज़ 12 इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखो, इसके आधार पे अभी रिपोर्ट आई है, तो अभी सर्वाधिक बहुआयामी जो गरीबी है वो किस राज्य में है, ये चीज़ आपको जानना है। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला राज्य सबसे पहला कौन है भैया? बिहार। बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत 33.76% लोग आते हैं। सेकंड स्टेट है झारखंड, थर्ड स्टेट है मेघालय, है ना, मेघालय कैसे लिखेंगे? मेघालय। और चौथा स्टेट है हमारा सीजी में आपको गरीबी देखने को मिल रहा है कितना? 16.37%। और ये भारत में चौथे नंबर पर है। सर्वाधिक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो स्थान है, ये चौथा नहीं है, सॉरी, ये सातवां है, सॉरी, है ना, सातवां है। छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो सातवां है। और सबसे कम न्यूनतम जो बहुआयामी गरीबी है ये कहाँ है? न्यूनतम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ पे है भैया? सबसे पहले कहाँ पे आएगा? किसी भी चीज़ में टॉप में कौन चलता है? केरल, है ना। केरल में 0.55% लोग गरीब हैं।
सेकंड गोवा, गोवा में तो पूरे फॉरेनर रहते हैं तो वो तो गरीब होते ही नहीं है ना, ऐसा वाला बात हो गया है। थर्ड हो गया अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु गरीबी वहाँ पे नहीं है ऐसा बोल लो, 2% लोग वहाँ पे गरीब आ रहे हैं, नई जो टेक्निक है उसके हिसाब से। तो ये हो गया आप लोगों का गरीबी का एक छोटा मोटा टॉपिक। अब 2015 से 2019 के मध्य में जो गरीबी में जो चेंजेस आए हैं, जो हमने निकाल के यहाँ पे रखे हैं, वो क्या हुआ कि 2015-16 से 2019-21 का ट्रांजिशन बता रहे हैं, है ना। ये जो ऊपर सरकार मतलब पहले यूएनडीपी चला रही थी, तो उस यूएनडीपी के कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है। वो चेंजेस क्या क्या है देखो, यहाँ पे क्या था 2005-6 से 2019-21 तक हम गए ना, उसी को अभी हम 2015-16 से 2019-21 तक जा रहे हैं। तो 2015-16 में हमारे पास गरीबी कितनी थी, 24.85%, और 2019-21 में कितनी हो गई, 14.96%। ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ पे ये हुआ है, ये बता रहे हैं। तो अभी हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो क्या है, 14.96%, 14.96% हुई है। तो टोटल भारत में गरीबी कितनी है, टोटल भारत में गरीबी कितनी भैया, 14.96%। अब इसमें से भी ग्रामीण भारत है और एक क्या है भाई, शहरी भारत है। ठीक है ना। ग्रामीण भारत में 2015-16 में गरीबी का स्तर था 32.59%, जो घटकर हो गया है कितना, 19.28%। तो इसको हटा देते हैं, अभी जो डेटा इंपॉर्टेंट है उसको याद रखते हैं। ग्रामीण भारत में गरीबी कितना है, 19.28%, और शहरी भारत में कितना है सर, शहरी भारत में 5.27%, 5.27% का गरीबी स्तर है। समझ आया क्या। और इन 5 वर्षों में अगर हम 2015-16 से 2019-21 की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, तो कौन कौन कितने लोग आए हैं, लगभग 13.5 करोड़ लोग बाहर आए हैं। इसका जो आंकड़ा है ये नीति आयोग का दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना। और गरीबी से मुक्त होने वाले परिवारों में व्यक्तियों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है, ये बाहर आने वाले में सर्वाधिक कौन है भैया, बाहर आने वालों में सर्वाधिक जो टॉप पे चल रहा है वो है यूपी। यूपी में 3.43 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, है ना। और अब सर्वाधिक तो ये है, तो हमारे सीजी का क्या स्टेटस है सर, तो सीजी में गरीबी से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 40 लाख है। सेम अवधि में 40 लाख लोग बाहर। ठीक है, तो ये आपके लेटेस्ट डेटा के साथ गरीबी का पूरा टॉपिक अप टू डेट आज ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से तैयार है। तो आप लोग प्री की तैयारी को और अच्छे से करते रहिए। मैं छोटा छोटा टॉपिक आप लोगों को लेके बता रहा हूँ, जो चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।